नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको संवाद लेखन लिखना सिखाऊंगा कि संवाद लेखन क्या है और इसे किस तरह से लिखते हैं। यह एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है सीबीएसई बोर्ड में क्लास 9th है और क्लास 8 दोनों में इसको रखा गया है। तो आइए देखते हैं संवाद लेखन। संवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मूल शब्द है वाद और सम उपसर्ग लगा हुआ है। वाद का अर्थ है बातचीत या विचारधारा। संवाद का मतलब हो गया आपसी बातचीत। तो इसे कह सकते हैं कि संवाद से तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप या बातचीत। आप जब भाषा के बारे में पढ़ते हैं, भाषा की परिभाषा और विशेषता, तो आपको पता है कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। तो जब मनुष्य अपने विचार किसी दूसरे तक प्रकट करता है तो वह कोई न कोई वाक्य बोलता है, कोई न कोई शब्द बोलता है और दूसरा व्यक्ति उन शब्दों को सुन करके, उन शब्दों के या वाक्यों के अर्थ को समझ करके उसका उत्तर देता है। तो इस प्रकार उन दोनों के बीच जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, वो संवाद कहलाता है। यानी संवाद का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि मनुष्य के पास भाषा है, वह एक चिंतनशील प्राणी है, उसके पास विचार शक्ति है, वह एक सामाजिक प्राणी है और इन्हीं सब कारणों से वह अपने विचार दूसरों तक प्रकट करता है। और दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वही जो बातचीत है, उसी को हम संवाद कहते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में अगर हम कहें तो कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास और आधुनिक जो फॉर्मेट है चलचित्र अर्थात फिल्म, इन सब में संवाद की आवश्यकता होती है और ये सहयोग मिलता है किसी चीज को प्रस्तुत करने में। प्रस्तुतिकरण, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने और समझाने में संवाद सहयोगी होते हैं अर्थात संप्रेषण में, तथा कथ्य को गति प्रदान करते हैं। यानी जो कहानी है, जो कथानक है या जो विषय आप बातचीत में ले रहे हैं, उसको गति प्रदान करते हैं, उसको आगे ले जाते हैं जिससे कि वो बातचीत पूरी हो सके या उस बातचीत का कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। लेखक के दृष्टिकोण का भी साहित्यिक क्षेत्र में पता चलता है। जब लेखक कोई नाटक का लेख लिखता है, उसका फॉर्मेट बनाता है, या कोई लेखक कहानी लिखता है, तो वह पात्रों के माध्यम से लेखक अपने विचार प्रकट करता है। अपनी विचारों को संवाद के रूप में, पात्रों के आपस की बातचीत के रूप में प्रस्तुत करता है। पाठक वर्ग के लिए नाटक है तो दर्शक वर्ग के लिए, यानी दर्शक और पाठक दोनों वर्गों के लिए लेखक का दृष्टिकोण भी प्रकट होता है। आचार्यों ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र में इन सब चीजों का उल्लेख किया है, जिसमें अभिनय यानी जो हमारी शारीरिक आकृति है, शारीरिक बनावट है और उसकी भाव भंगिमा है, जिसे हम अभिनय के द्वारा प्रकट करते हैं। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो है डायलॉग, संवाद। यानी वाक्यों का प्रयोग करके, इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करके कि वो दूसरों से बातचीत करे, दूसरों से को अपनी बात कह सके। और अगर वो नाटक है या फिल्म है तो जो दर्शक वर्ग है वो उन संवादों को सुन करके, उन डायलॉग्स को सुन करके उस कहानी को समझते हैं, उस कहानी के भाव को, उसकी संवेदनशीलता को, उसकी विचार शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। संवाद लेखन के समय हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? तो सबसे पहले है कि जो पात्रों की प्रकृति है, अगर आप संवाद लेखक हैं यानी स्वयं है या आप पाठक हैं, तो पात्रों की जो प्रकृति यानी नेचर है, उसका स्वभाव है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कि आप एक राजा और एक मंत्री और एक फरियादी यानी 3 व्यक्ति हैं, राज दरबार का लगा हुआ है। राजा के सामने एक फरियादी आया है अपनी बात लेकर के, अपना न्याय मांगने के लिए, और एक मंत्री है। तो फरियादी की जो भाषा होगी वो उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप होगी। वो वहाँ न्याय मांगने के लिए आया है, याचना करने के लिए आया है, तो उसकी भाव में करुणा, दया, याचना, ये सारे गुण होने चाहिए। और एक राजा जिसे निर्णय देना है, वो संप्रभु है, वो एक न्यायाधीश के रूप में है इस समय, तो उसकी भाषा में गरिमा होगी, एक थोड़ा सा एक उच्च स्तरीय भाषा होगी उसकी।
और जो मंत्री की भाषा होगी, जो उन दोनों के मध्य को बातचीत को बढ़ाने में सहयोगी है, उसकी भाषा अलग होगी। तो हमें पात्रों की प्रकृति के अनुरूप भाषा बनानी पड़ती है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें कि डॉक्टर है और मरीज, डॉक्टर और मरीज के बीच अगर बातचीत हो रही है तो डॉक्टर की भाषा का एक अलग स्तर होगा और मरीज की भाषा का स्तर अलग होगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। एक मरीज है जो अपनी बीमारी का इलाज कराने आया है, वो डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज पूछेगा, अपनी समस्या बताएगा और डॉक्टर उनसे प्रश्न करेगा, उन बीमारियों क्या क्या लक्षण है बीमारी के वो जानना चाहेगा और उसके अनुरूप वो इलाज करने की बात करेगा। तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है। इसी प्रकार हम देखें देश और काल। देश माने होता है स्थान, कोई जगह, और काल माने समय। तो जब हम संवाद लिखते हैं दो व्यक्ति या तीन व्यक्तियों के बीच में जो आपस में बातचीत है, तो उसमें हमें देश अर्थात जगह का भी ध्यान में रखना होता है। इसके लिए अगर हम उदाहरण लें कि जैसे सब्जी वाला है, तो सब्जी या फल का जो विक्रेता है, फल बेचने वाला, और ग्राहक, तो हम देखेंगे कि वहाँ का जो वातावरण होगा या जो जगह होगी वो फल मंडी या सब्जी मंडी ऐसी जगह होगी जहाँ वो अब बैठ करके बिक्री कर रहा है, तो वो बातचीत होगी। वो किसी विवाह समारोह का स्थल या कोई प्लेग्राउंड, खेल का स्टेडियम, वो जगह नहीं हो सकती है या नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार से समय का बोध, अगर कोई करुणा का सीन है, करुणा का दृश्य है, अगर मान लीजिए शमशान भूमि में अगर कोई कार्य हो रहा है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, तो वहाँ आप किसी विवाह या किसी ऐसे अवसर, शुभ अवसरों की बातचीत वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उचित समय नहीं है। तो संवाद में हमें इन चीज़ों का, देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से शिक्षा का अवसर जो प्रकृति में ही शामिल है, कि अगर दो संवाद करने वाले व्यक्तियों में एक की जो योग्यता है, शिक्षा है, उच्च स्तरीय है, और एक ग्रामीण है, जैसे कोई मजदूर है या कोई गरीब व्यक्ति है या कोई अशिक्षित व्यक्ति है, तो वो अशिक्षित या मजदूर व्यक्ति अपनी बोली में बात करना चाहेगा, अपनी देशज बोली में, या ऐसे शब्दों का जो सामान्य सहज शब्द हैं उनका प्रयोग करेगा। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा शिक्षित व्यक्ति है तो उसकी भाषा परिमार्जित होगी, परिनिष्ठित और मानक स्टैंडर्ड की भाषा होगी, उसके शब्दों का चयन उच्च स्तरीय होगा। तो ये हमें शिक्षा का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि पात्र किस वर्ग से आ रहे हैं, किस समाज से हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनका जीवन स्तर कैसा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। उनका स्वभाव कैसा है, अगर पात्रों में कोई पात्र गर्म स्वभाव का है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है, आक्रोश और जोश से भरा हुआ है, तो उसके डायलॉग, उसके संवाद उस तरीके से होंगे। कोई कमजोर है या शिष्ट, या कमजोर की जगह अगर कोई शिष्टाचार को ध्यान में रखता है, जिसका आचरण बहुत अच्छा है, तो उस पात्र की भाषा मर्यादित होगी, शालीन होगी। तो ये बहुत से ये काफ़ी पॉइंट है जहाँ हमें ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, शिल्पगत विशेषता में ध्यान में रखेंगे कि संवाद की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और भाव के अनुकूल, जिस तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं आप, प्रसन्नता का है, क्रोध का है, करुणा का भाव है, दया का भाव है, तो उसके अनुकूल हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। भाषा सरल हो, कोई इतनी कठिन या शब्दकोशी भाषा जिन शब्दों का प्रचलन कम हो रहा हो, या बहुत जटिल शब्द नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए, अन्यथा जिससे आप संवाद कर रहे हैं वो फिर उन्हीं शब्दों के अर्थ निकालने में ही उलझा रहेगा और आपको बार बार उन शब्दों का अर्थ दोहराना पड़ेगा, जिससे कि जो संवाद की गंभीरता है वो कम हो जाती है। इसलिए सरल और भाव के अनुकूल ही वाक्य बनाने चाहिए। वाक्य हमेशा संक्षिप्त हों, यानी जो आप भाव प्रकट करना चाहते हैं, जो बातचीत करना चाहते हैं, उसको आप यथासंभव छोटे छोटे वाक्यों में प्रस्तुत करें। अन्यथा क्या है कि यदि आप बहुत लंबे वाक्य रखेंगे, बहुत बड़े वाक्य रखेंगे, तो जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिस पात्र से आप संवाद कर रहे हैं, संभव है कि वो आपकी अंतिम लाइन सुनते समय पहली लाइन का अर्थ ही भूल गया हो, या वो भूल गया कि आपने शुरुआत में क्या बात कही, और वो उसका उत्तर उचित तरीके से नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वाक्य रचना यथासंभव छोटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। जब हम संवाद का समापन करते हैं तो बातचीत जब आपने किसी प्रसंग से शुरू की है या कोई मुद्दा उभर कर आया है जिसका समाधान आप कर रहे हैं,
तो कम से कम वो संवाद पूरा तभी माना जाए जब उसका आप कोई समाधान या कोई एक सार्थक मोड़, टर्निंग पॉइंट आप दे देते हैं, तभी संवाद वो पूरा माना जाएगा। तो इसलिए निष्कर्ष प्रधान होना चाहिए। और बेहतर संवाद लिखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है आपकी इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता। आपको बहुत अधिक कल्पनाशील होना पड़ेगा। आपको परिस्थितियों और इन सब बिंदुओं के आधार पर आपको कल्पनाशील होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक वाकई स्थिति के अनुसार बातचीत कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए, तब तक तो ठीक है कि आप यथार्थ पर आइए, आप कल्पनाशीलता की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप कोई एक लेखक हैं, आप कोई नाटक, कहानी, उपन्यास या फिल्म के डायलॉग या नाटक के संवाद लिख रहे हैं, तो वहाँ आपको उन परिस्थितियों के आधार पर, उन पात्रों की स्थिति के आधार पर, पात्रों के स्तर के आधार पर, देश और काल के आधार पर आपको एक अनुमान करना पड़ेगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी, और फिर उसमें क्या बेहतर हो सकता है, किन अच्छे वाक्यों का आप चयन कर सकते हैं, किन अच्छे शब्दों का आप चयन कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अधिक आवश्यक है। अब मैं आपको एक उदाहरण दे करके इसको समझाने का प्रयास। दो मित्र परीक्षा की तैयारी पर संवाद करते हुए, दो छात्र हैं, दोनों मित्र हैं, परीक्षा का टाइम आ गया है तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या विषय हो सकता है? तो इसके मैं कई तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं एक आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं और अपने तरीके से भी संवाद लिख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई निर्धारित नहीं है कि आपको यही लिखना होगा। उदाहरण के लिए एक मित्र अमित है और कमल, ये दोनों मित्र हैं। अमित पूछता है कमल से, क्या तुमने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी? कमल कहता है हाँ, शुरू कर दी है, पर अभी तक ज्यादा नहीं कर पाया, यानी अभी ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई। तो अगर देखिए संवाद में आप ध्यान देंगे कि हाँ शुरू कर दी है, हाँ या ना, सिर्फ इतना ही लिख देता है और इतना ही उत्तर लिखे बोलेगा, तो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुछ न कुछ नया ऐसा जोड़ना पड़ेगा जिससे संवाद का विषय आगे बढ़ सके और बातचीत को गति दी जा सके उन परिस्थितियों के अनुरूप, फिर उसका समाधान भी तलाशा जा सके। तो उसने कहा हाँ शुरू कर दी है, पर अभी तक ज्यादा नहीं कर पाया। अमित कहता है मेरी तैयारी तो अच्छी हो रही है, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? यानी क्योंकि यहाँ उसने कहा कि ज्यादा नहीं कर पाया या अभी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, तो कारण जानना चाहिए इसको। तो उसने बताया, अपना भी बता दिया कि मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, और उसका भी पूछा कि हाँ क्या परेशानी है तुम्हें। कमल ने कहा कि गणित के कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे हैं, यानी गणित में उसे समस्या है और कुछ सवाल है जो समझ नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? वो कई कारण हो सकते हैं, बच्चे का अपना अभ्यास ना हो पाना, या उसने क्लास नहीं ज्वाइन नहीं की, टीचर ने पढ़ाया नहीं, या क्या हो सकता। तो कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। तो अमित ने पूछा क्यों? कमल ने उत्तर दिया कि मैं उस समय बीमार था। तो इसी में आप आगे भी जोड़ सकते हैं संवाद में, मैं बीमार था इसलिए कक्षा नहीं ले सका, ज्वाइन नहीं कर सका, या विद्यालय नहीं आ सका। अमित ने कहा ठीक है, अगर उसमें संवेदनशीलता है, सहयोगात्मक रवैया है, वाकई वो मित्र है, तो वो कह सकता है कि हाँ ठीक है, मैं उन सवालों को समझा देता हूँ, या चलो मैं उन सवालों को समझा दूंगा। कमल का व्यवहार ये भी हो सकता है कि नहीं, तुम्हारी भी तैयारी में बाधा उत्पन्न होगी, तुम क्यों परेशान होगे। तो उसके उत्तर में वो ये भी कह सकता है कि ठीक है, गणित के सवाल हैं और मैं तुम्हें समझाऊंगा तो मेरा रिवीजन हो जाएगा, मेरा पुनर्अभ्यास हो जाएगा। तो ये मित्रता के भाव भी इसमें छिपे हुए हैं। तो कमल कह देता है कि ठीक है, अच्छा चलो शुरुआत करते हैं, या चलो मुझे आज से एक दो सवाल समझाना शुरू कर दो। तो ये परीक्षार्थियों के बीच आपस में बातचीत है। इसी प्रकार एक छात्र और शिक्षक के बीच है, शिक्षक हैं, प्राचार्य है, उनके बीच बातचीत है, कोई इंजीनियर है, उसके से जुड़े हुए अधिकारी हैं, या मजदूर है, उनके बीच बातचीत, एक ग्राहक और दुकानदार के बीच, एक फल विक्रेता और एक ग्राहक के बीच बातचीत। तो संवाद के विषय कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। जहां दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, वहां संवाद की संभावनाएं हैं और गुंजाइश है। उसे किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, कितने बेहतर शब्दों का चयन करते हैं, ये निर्भर करता है अभ्यास पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप और उदाहरण भी अभ्यास आप करेंगे। मैं वीडियो के लिंक में
डिस्क्रिप्शन पर एक एनसीईआरटी का लिंक सेंड कर दूंगा, यानी उसमें अटैच कर दूंगा, जहां से आप एनसीईआरटी के भी कुछ अन्य उदाहरण भी आप अभ्यास कर सकते हैं, या अन्य किसी ग्रामर के व्याकरण की बुक से भी आप इनका अभ्यास करेंगे।